जब हम कहते हैं कि कोई गरीब है तो इसका असल में मतलब क्या होता है? क्या ये सिर्फ पैसों की कमी है या उससे कहीं ज्यादा कुछ और है? आज हम इसी मुश्किल सवाल की तह तक जाएंगे कि आखिर हम गरीबी को मापते कैसे हैं और ये समझना जरूरी क्यों है। क्योंकि हम इसे जैसे मापते हैं वही तय करता है कि किससे मदद की जरूरत है और एक देश के तौर पर हम कितनी तरक्की कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि गरीबी है क्या। विश्व बैंक के हिसाब से ये सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, वो इससे कल्याण में एक स्पष्ट अभाव कहता है। मतलब इसमें कम आमदनी तो है ही, लेकिन साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा और यहाँ तक कि अपनी बात रखने या आगे बढ़ने के मौके की कमी भी शामिल है। ये एक बहुत ही मानवीय और बड़ा नजरिया है। और यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। अगर गरीबी इतनी सारी चीजों का मिलाजुला रूप है तो फिर हम इसे किसी एक नंबर या एक लाइन में कैसे बांध सकते हैं? आप सेहत, मौके और सम्मान को कैसे तौलेंगे? ये वो पहेली है जिसे दुनिया भर के अर्थशास्त्री दशकों से सुलझाने में लगे हुए हैं। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए एक वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव पैमाने की जरूरत है। अब हमारे पास 3 रास्ते हैं: संपत्ति, आय या उपभोग। देखिए, संपत्ति तो बहुत घटती बढ़ती रहती है और लोग अक्सर अपनी सही आय बताते नहीं हैं। इसलिए उपभोग व्यय यानी लोग असल में कितना खर्च करते हैं, इसे सबसे भरोसेमंद माना जाता है। ये ज्यादा स्थिर होता है और लोगों को अपना खर्चा ज्यादा सही याद भी रहता है। तो इसी खर्चे के आंकड़ों के आधार पर हम सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट पर आते हैं, गरीबी रेखा। सोचिए कि हम सारे परिवारों को उनके महीने के खर्च के हिसाब से एक लाइन में खड़ा कर दें और फिर एक खास पॉइंट पर एक लकीर खींच दें। जो कोई भी इस लकीर के नीचे है उसे गरीब मान लिया जाता है। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? खैर रुकिए जरा। ये रेखा आखिर खींची कैसे जाती है? इसके मोटे तौर पर 3 कदम हैं। पहला, एक्सपर्ट्स ये तय करते हैं कि एक इंसान को जीने के लिए कम से कम किन चीजों की जरूरत है, जैसे खाना, कपड़े, घर। इसे एक बास्केट या टोकरी कहते हैं। दूसरा, वो बाजार में इस पूरी टोकरी को खरीदने का खर्चा निकालते हैं। और तीसरा, बस यही खर्चा गरीबी रेखा बन जाता है। लेकिन सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि कितने लोग गरीब हैं। ये समझना भी जरूरी है कि वो कितने गरीब हैं। यहीं पर गरीबी अंतराल या पॉवर्टी गैप का कॉन्सेप्ट आता है। यह हमें बताता है कि औसतन गरीब लोग उस गरीबी रेखा से कितनी नीचे हैं। ये गरीबी की गहराई को नापने का एक तरीका है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ ली। अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को भारत के संदर्भ में देखते हैं। भारत में गरीबी को मापने का इतिहास एक लंबी और लगातार चलने वाली जांच जैसा रहा है, जहां समय के साथ हमारी समझ बेहतर और गहरी होती गई है। भारत में गरीबी को नापने का यह सफर काफी दिलचस्प रहा है। इसकी एक व्यवस्थित शुरुआत 1971 में हुई। फिर 1979 में अलग समिति ने एक नया आइडिया दिया, कैलोरी। मतलब गरीबी रेखा इस पर आधारित होनी चाहिए कि पेट भरने के लिए कितने पैसों की जरूरत है। 1993 में लकड़ावाला समिति ने इस सोच को और आगे बढ़ाया। लेकिन जो असली बड़ा बदलाव आया वो तेंदुलकर और रंगराजन समितियों के साथ आया, जिन्होंने गरीबी को देखने का नजरिया ही बदल दिया। ये स्लाइड उसी बड़े दार्शनिक बदलाव को दिखाती है। हम सिर्फ ये पूछने से आगे बढ़ गए कि जिंदा रहने के लिए कितनी कैलोरी चाहिए और ये पूछने लगे कि एक ठीक-ठाक सम्मानजनक जिंदगी के लिए क्या-क्या जरूरी है। तेंदुलकर समिति ने कहा कि सिर्फ रोटी काफी नहीं है, लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी खर्च करना पड़ता है और हमारी गरीबी रेखा में ये खर्च भी दिखना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। तो हमने अपनी पैसों वाली लाइन को तो बेहतर बना लिया है, लेकिन क्या ये काफी है? क्या हम हर चीज को पैसे से माप सकते हैं? क्या साफ पानी, स्कूल जाने की सहूलियत या घर में सुरक्षित महसूस करने की कोई कीमत लगाई जा सकती है? ये सवाल हमें गरीबी को नापने के अगले लेवल पर ले जाता है। तो अगर पैसा ही सब कुछ नहीं है, तो गरीबी को मापने का बेहतर तरीका क्या हो सकता है? जवाब है एक बड़ी तस्वीर देखना, और इसी को कहते हैं बहुआयामी गरीबी, जो जिंदगी के कई जरूरी पहलुओं पर एक साथ नजर डालती है। ये है बहुआयामी गरीबी सूचकांक या MPI। ये गरीबी को 3 बराबर हिस्सों में देखता है: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। हर हिस्से को बराबर वजन दिया गया है। ये एक साफ इशारा है कि एक अच्छी जिंदगी के लिए ये तीनों पहलू एक जैसे जरूरी हैं। और इन 3 बड़े हिस्सों के अंदर MPI कुल 10 छोटी-छोटी चीजों को देखता है। ये सिर्फ ये नहीं पूछता कि कमाई कितनी है, ये सीधे सीधे सवाल पूछता है, क्या घर में बच्चों को पूरा पोषण मिल रहा है? क्या वो स्कूल जा पा रहे हैं?
क्या आपके घर में बिजली है? क्या खाना बनाने के लिए साफ ईंधन है? ये सीधे उन कमियों को मापता है जो लोगों की जिंदगी पर असर डालती हैं। तो इन सब अलग अलग तरीकों से नापने के बाद नतीजा क्या निकला? भारत की कहानी क्या कहती है? डेटा हमें जबरदस्त प्रगति और साथ ही कुछ नई चुनौतियों दोनों के बारे में बताता है। अगर हम पारंपरिक गरीबी रेखा यानी तेंदुलकर लाइन के हिसाब से देखें तो भारत की कहानी असाधारण है। सोचिए, 1993-94 में देश की लगभग आधी आबादी 45% गरीब थी। 2011-12 तक ये आंकड़ा घटकर लगभग 22% पर आ गया और 2022-23 तक ये सिर्फ 5% के आसपास रह गया। ये एक जबरदस्त बदलाव है। और अगर हम बहुआयामी गरीबी के नजरिए से देखें तो तस्वीर और भी असरदार है। सिर्फ 10 साल के अंदर 20 करोड़ से ज्यादा भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। इसका मतलब यह है कि 20 करोड़ लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा और बेहतर जीवन स्तर मिला। तो गरीबी कम हुई है, ये तो साफ है, लेकिन कहानी का एक दूसरा अहम पहलू भी है, असमानता। ये लॉरेंस कर्व हमें यही दिखाता है। जो सीधी नीली लाइन है वो है पूर्ण समानता, यानी देश की सारी दौलत सब में बराबर बटी है। असलियत में किसी भी देश की जो पीली रेखा है वो इस सीधी लाइन से जितनी दूर होती है उस देश में उतनी ही ज्यादा असमानता होती है। इस असमानता को एक नंबर देने के लिए हम गिनी गुणांक का इस्तेमाल करते हैं। ये 0 से 1 के बीच का एक स्कोर है। 0 का मतलब है बिल्कुल सही समानता और 1 का मतलब है पूरी तरह असमानता, जहां सारी दौलत सिर्फ एक इंसान के पास है। तो जाहिर है हर देश का लक्ष्य कम गिनी गुणांक हासिल करना होता है। यहां एक और बहुत जरूरी बात समझने की है। गरीबी से बाहर निकलना एक बहुत बड़ी लड़ाई जीतने जैसा है, लेकिन कई लोग उस जीत के बाद भी सरहद पर ही खड़े रहते हैं। वो गरीबी रेखा के बस जरा सा ऊपर एक बहुत ही नाजुक हालत में जीते हैं। इन्हें अत्यधिक सुभेद्य आबादी कहा जाता है। इनके लिए बस एक झटका, जैसे परिवार में कोई बीमारी या नौकरी का चले जाना, उन्हें वापस गरीबी में ढकेलने के लिए काफी होता है। और जैसे जैसे भारत एक देश के तौर पर आगे बढ़ रहा है, हमारे लक्ष्य भी बड़े होने चाहिए। विश्व बैंक का ये कहना बहुत मायने रखता है। वो कह रहे हैं कि चूंकि भारत अब एक निम्न मध्यम आय वाला देश बन गया है, तो हमें खुद को ऊंचे पैमानों पर तौलना चाहिए। अब हमें अत्यधिक गरीबी की 2.15 वाली लाइन के बजाय 3.65 वाली लाइन को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। वक्त के साथ मानक भी बदलने चाहिए। तो आखिर में हम इस सवाल पर आके खड़े होते हैं। हमने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में अविश्वसनीय कामयाबी हासिल की है, लेकिन अब जब वो लोग गरीबी रेखा के ठीक ऊपर एक नाजुक स्थिति में हैं, तो क्या हमारी अगली और सबसे बड़ी चुनौती ये सुनिश्चित करना नहीं है कि वो सुरक्षित रहें? क्या अब असली लड़ाई लोगों को सिर्फ गरीबी से बाहर निकालने की है या उन्हें वापस गिरने से बचाने की मजबूती देने की है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले सालों में भारत की नीतियों को दिशा देगा।